Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to upload a video on political science, chapter number 2, electoral process. Okay, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बराबर। तो उसमें इलेक्शंस क्या करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं उसको चलाने में। ओके, इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन करना ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसमें, डेमोक्रेसी में। ओके, हमको पता है हम लोग को मतलब आम जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक प्रतिनिधि को चुनना पड़ता है, रिप्रेजेंटेटिव को चुनना पड़ता है। ओके, वो किसके द्वारा, इलेक्शंस के द्वारा हम लोग उसको चुनते हैं। इलेक्शंस क्या करते हैं, इलेक्शंस एक पावर में चेंज लाने को मदद करता है। ओके, थ्रू पीसफुल मीन, मतलब झगड़ा घंटा नहीं, वायलेंस नहीं। ओके, तो उससे हमको मदद होता है कि हम लोग पावर में चेंज ला सके। फिर क्या होता है, एक ही पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या, नहीं, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रूल। ओके, उस देश को, उस राज्य को, उस जिले को चलाए। ओके, फिर उससे क्या होता है, फिर गवर्नमेंट अपनी नई नई पॉलिसीज़ लाते हैं। पॉलिसीज़ लाने के बाद क्या होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी मतलब सोसाइटी में चेंजेस आना चालू होते हैं। ओके, फिर हम लोग क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं, तो वी एक्सपेक्ट जो हम लोग जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो आम जनता है एक्सपेक्ट करती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव एक एफिशिएंट होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और लोगों के, आम जनता के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब उनकी भी कुछ ओपिनियन सुनने चाहिए। ओके, और हमारे देश में जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस जो होता है वो एक फ्री, फेयर और रिलायबल होना चाहिए। ओके, फिर इस सब को इंश्योर करने के लिए हमारे जो भारत के जो संविधान ने कुछ प्रोविजंस किए हैं, हैज़ मेड प्रोविजन फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इस सब प्रोसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए। ओके, उसके लिए हमारे यहाँ पे दो लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इस सब प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। ओके, हमारे देश में पूरे इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, मतलब कौन से प्रोसेस को, कि मतलब इलेक्शंस के डेट डिक्लेयर करने से लेके इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर करने तक सब प्रोसेस जो भी होते हैं वो उनके डायरेक्शन और कंट्रोल के अंदर ही होते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो इनसेपरेबल है। ओके, ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ओके, हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखेंगे और व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, तो हम लोग इस चैप्टर में उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, फंक्शन एंड द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ऐसे और क्या चेंजेस होना चाहिए इन प्रेजेंट में और कमिंग डेज में जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस को और अच्छी तरीके से बनाए। ओके ओके, डू यू नो इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या बताया है, व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। हमारे यहाँ पे एक मॉडर्न डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या होता है, वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हम पूरे पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करें। तो क्या होता है, पूरे पॉपुलेशन में कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। ओके, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, वो आगे जाके अपना सरकार बनाते हैं, बराबर है। वो सरकार बनाने के बाद उन लोग क्या करते हैं, नाउ दे आर द रिस्पॉन्सिबल, उन लोग अभी रिस्पॉन्सिबल है कि लोगों के बारे में सोचेंगे और कुछ वेलफेयर की काम करेंगे। ओके, द रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु हैव चूजन देम। ओके, इन लोग इन जनता में से ही चुने गए हैं, इन पब्लिक में से चुने गए हैं। They are now to be the responsible and give preference to the welfare of the people। अभी उनका काम है कि लोगों के भले के लिए काम करिए, देश के भले के लिए काम करे। ओके, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, अभी क्लियर है।
अभी इलेक्शन कमीशन, हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन जो होता है एक सेंट्रल होता है टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, मतलब पूरा जो भी इलेक्शन के बारे में जो भी कुछ है, ही इज़ द थिंक टैंक टू डिसाइड एंड डू द प्रोसेस फॉर द इलेक्शंस। ओके, है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका आर्टिकल है 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। है एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट, आपको मैंने बताया कि है अपना डिसीजन खुद लेती है, इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर्स। ओके, इसमें क्या होता है, इनमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं। ओके, सुकुमार वॉज द फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, 1921 में सेन वॉज सिलेक्टेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस। 1921 में मतलब कभी अंडर द ब्रिटिश रूल। ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर द इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश। कभी एस्टैब्लिश हुआ 1950 में। ओके, मिस्टर सेन efficiently handled the responsibility of the election commission in extremely adverse condition। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको अभी हम जब इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो ही इज प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होता है उसको अपने पोस्ट से इजीली ऐसा रिमूव नहीं कर सकते और कोई पॉलिटिकल रीज़न देके उसको रिमूव नहीं कर सकते। ओके, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजंस। ओके, क्यों, बिकॉज उनको मतलब वो कुछ भी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं तो उनको ऐसा गुस्सा करके हम लोग उसको निकाल नहीं सकते। दैट्स वाई दे कैन टेक एनी इंडिपेंडेंटली डिसीजंस। ओके, दिस इज नेसेसरी एज टू प्रिजर्व the independence of election commissioner। okay, there is a separate provisions made for the expenses of the election commission। मतलब जो भी कुछ उन लोग को expenses करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, उनके लिए एक separate provisions किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा सेपरेट स्टाफ नहीं होता है। जो भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और बाकी के जो ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन लोग ही इलेक्शन प्रोसेस में उनको इलेक्शन कमीशन को हेल्प करते हैं टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। ओके, अभी डू यू नो में स्पेशल कैंपेन चलाया जाता है, क्यों, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आम जनता में कि भाई आप लोग अपना नाम रजिस्टर करो, वोटिंग के दिन पे वोट करो। ओके, तो नेशनल वोटर्स डे है कभी सेलिब्रेट किया जाता है इस पर्पस के लिए, तो 25 जनवरी को, कभी 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों इस डेट को, क्यों, बिकॉज द इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस डे इन 1950 ऑन 25 जैन। ओके, ओके, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, उनका क्या काम होता है, तो सबसे पहला उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करना। ओके, जो भी सिटीजन्स हुआ कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, उनका अधिकार होता है वोट देना, बराबर है। तो ऐसे सिटीजन्स को वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ऐड करना है सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वोटिंग लिस्ट है उसको अपडेट करना। ओके, और नए जो नाम है उनको इंक्लूड करना। इलेक्शन कमीशन हैज़ द अथॉरिटी, उनके पास एक अथॉरिटी है टू इशू द आइडेंटिटी कार्ड टू द वोटर्स। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट उनका फंक्शन है, क्या, टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट। ओके, सेकेंड जो है डिसाइड द टाइम टेबल, मतलब इलेक्शन कभी, उसका शेड्यूल कभी और कभी उसका रिजल्ट डेट है, सब का जो भी डिसाइडिंग जो है वो उनके पास होता है। डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ओके, वो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करते हैं कि कभी इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं और कितने स्टेजेस में वो इलेक्शंस को होल्ड करने वाले हैं हर एक स्टेट में। ओके, ये हो गया उनका सेकेंड वन। थर्ड होता है स्क्रूटिनी करना, वो ऑफ व्हाट, ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब एक इलेक्शन कमीशन जब भी अपना टाइम टेबल जब भी अनाउंस करते हैं कि बाबा इस डेट पे इलेक्शंस होने वाले हैं, कैंडिडेट्स ने अपने एप्लीकेशंस भरने की भी एक डेट दी जाती है। तो जब भी एप्लीकेशंस आते हैं उनके पास, तो वो देखते हैं कि प्रॉपर एक
जो भी पर्सन है उन्होंने अपने डिटेल्स प्रॉपरली भरे हैं कि नहीं। ओके, तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने पार्टी में से कैंडिडेट्स को इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो सम कैंडिडेट कंटेस्ट द इलेक्शन इंडिपेंडेंटली, कोई कोई ऐसे कैंडिडेट होते हैं किसी पार्टी का सपोर्ट लेके नहीं कंडक्ट करते, वो अपने इंडिपेंडेंट ही खड़े होते हैं। ओके, फॉर द इलेक्शंस। तो कैंडिडेट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव टू फिल द एप्लीकेशंस। उसमें क्या होता है, पूरे इन्फॉर्मेशन होती है उनके बारे में, उनका जो भी उनका एजुकेशन है, जो भी उनका बिजनेस है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके जो भी वो कुछ ओन करते हैं उनके बारे में पूरे डिटेल्स होते हैं। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, वो सब के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन उन लोग प्रोवाइड करते हैं जो कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। उसी को इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं। ओके, एंड अलाउज द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन। ओके, ये सबसे थर्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा वाला, ये क्या करते हैं, ही गिव रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, रिकग्निशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। ओके, कुछ एक ही पार्टी है क्या, नहीं, तो बहुत सारी पार्टियाज है। ओके, न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म, मतलब नए नए पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती रहती है। या समझो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट हो गया किसी कारणवश, तो उसमें फिर से एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नई एक पार्टी बना सकती है। जो भी कुछ भी है उसको रिकग्निशन कौन देता है, इट वॉज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन। ही हैज़ द राइट टू डी रिकग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो, मतलब किसी का मतलब उन लोग पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस कैंसिल भी कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम आया तो। इलेक्शन कमीशन ही अलॉट करते हैं सिम्बॉल्स, मतलब जो भी हम लोग कुछ सिम्बॉल्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल बीजेपी का लोटस है, कांग्रेस का जो हाथ का पंजा है, वो कौन देता है, इलेक्शन कमीशन अलॉट्स करते हैं। ओके, टू द पॉलिटिकल पार्टी। और पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस के रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो इलेक्शन कमीशन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। ओके, रिगार्डिंग एनी इलेक्शंस। और to declare any candidates as disqualified or conduct re-elections in any particular constituency, ये भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ओके, हम लोग को ये समझना चाहिए, मतलब हम जनता को, नागरिक को ये समझना चाहिए, वोटिंग है हमारा क्या है, कर्तव्य है, इट्स आवर ड्यूटी एज वेल एज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज हम लोग एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनेंगे तो हम लोग कंप्लेंट भी करने का अधिकार खो देते हैं। ओके, हाँ, तो श्याम शरण नेगी जी जो है वो हिमाचल प्रदेश में से है। ही वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। ही एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट ऑन 25 अक्टूबर 1951, जो पहला इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। ओके, ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सरसाइज द वोट ऑन 25 अक्टूबर 1951 इन लोकसभा इलेक्शंस ऑफ कंट्री का। हमारे पहला जो इलेक्शन हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें इन्होंने अपना मतदान दिया था। ओके, श्याम शरण नेगी। ओके, तो इलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है, तो उसके लिए पहला एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ओके, वोटर्स लिस्ट को फाइनलाइज करना पड़ता है, मतलब क्या कि नए लोगों को ऐड करना, जो जिनका डेथ हुआ है उनका नाम को निकालना, तो ऐसा एक प्रॉपर वोटर लिस्ट को फाइनलाइज करना पड़ता है। तो कैंडिडेट्स के जो नॉमिनेशंस है उनके एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है। फिर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपना प्रचार करते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स चालू होते हैं। फिर एक्चुअल वोटिंग का डेट आता है, उस दिन वोटिंग्स होते हैं। आफ्टर द वोटिंग द काउंटिंग ऑफ वोट इट्स हैपनिंग। ओके, फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं। ओके, फिर रिजल्ट्स आने के बाद कुछ भी किसी के रिजल्ट्स के ऊपर कुछ डिस्प्यूट होगा तो उसके रिगार्डिंग रिजोल्यूशन निकाला जाता है। ओके, वो प्रोसेस होता है पूरे इलेक्शंस का। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी बनती है, तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा इज़ 543, मतलब क्या कि हमारे यहाँ पे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसमें से क्या होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से
एक एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग लोकसभा में भेजते हैं टू रिप्रेजेंट द सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, क्लियर है। तो तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है, इसे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। वो कमीशन के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है, मतलब वो जो कमीशन है डिलिमिटेशन कमीशन किसी के आगे नहीं झुकता है। ओके, किसी प्रेशर के आगे नहीं झुकता है वाइल रिस्ट्रक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के लिए अपने इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर्स ने बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। ओके, उसमें का एक मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है। ओके, ऐसे मतलब बहुत सारे इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स इलेक्शन कमीशन हैज़ यूज इस पावर। क्यों उनको अपना पावर यूज़ करना पड़ा? जो भी माल प्रैक्टिसेस होते हैं इलेक्शन के द्वारा उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या करता है? इट एक्सप्लेन द रूल दैट आर टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द वोटर्स, कभी बिफोर द इलेक्शंस एंड ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ओके, उसी को मतलब उसी का मीनिंग है कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, एक रूल को एक्सप्लेन करना है उसको बोलते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? गवर्नमेंट भी इसको वॉयलेट नहीं कर सकता है। ओके, इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वॉयलेट दिस कोड ऑफ कंडक्ट्स और इस रूल। ड्यू टू स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस, तो कॉमन वोटर्स को ऐसा बोला जाता है कि एक कॉन्फिडेंट आ गया है कि हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते करके। ओके, तो क्या चैलेंजेस है हमारे देश में एक इलेक्शन को कंडक्ट करने में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने को? तो हम लोग ने जब समझो देखा कि हमारा जो देश का जो साइज़ है हमारे कंट्री का बहुत बड़ा है। देश का साइज़ मतलब व्हाट, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ बिग। तो हमारे सामने तो बहुत चैलेंजेस है, मतलब एक अच्छा खासा वोटर लिस्ट को बनाना, उसको अपडेट करना, फिर उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट करना। ओके, एक चैलेंजिंग टास्क है इलेक्शन कमीशन के पास। तो उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन को हैव टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द लॉ वाइल डीलिंग विद द चैलेंजेस। फिर उसमें खाली उतना ही चैलेंजिंग क्या नहीं, तो क्या होता है कैंडिडेट्स के द्वारा मिसयूज़ किए जाता है किसका? ऑफ मनी। ओके, द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप सच मिसयूज ऑफ मनी। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं, किसी क्रिमिनल को भी कभी कभी क्या करते अपना उनका मतलब बैकग्राउंड कभी ना चेक करते, क्रिमिनल्स को भी टिकट दिया जाता है। तो उससे क्या होगा? तो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन आया तो गुंडागर्दी बढ़ेगा, ऐसा भी है। तो उससे क्या होता है, इलेक्शन कमीशन को ऐसा भी सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इन एंश्योरिंग दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन फ्री एनवायरनमेंट। उनका मतलब है कि उनको इलेक्शंस एक फ्री एनवायरनमेंट में कंडक्ट होना चाहिए। लोगों के सामने जो प्रतिनिधित्व जो खड़ा है वो एक अच्छा होना चाहिए। ओके, फिर और मेजर चैलेंज क्या है? इट्स अ वायलेंस। समझो अभी किसी एरिया में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इलेक्शन हो रहा है, मगर उसमें एक दो गुंडे हैं, तो क्या करेगा? एक दूसरा जीतने के लिए एक दूसरे को मतलब इलेक्शन को डिस्टर्ब करेगा। तो वहाँ पे उस एरिया में कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन प्रॉपर कंडक्ट होगे क्या? नहीं होगे। The extent of violence has increased significantly in those areas during the elections. All political parties should help the election commission to control this violence. Okay, बराबर है। To retain a continuing influence on the politics, मतलब क्या, एक पार्टी क्या करती है या एक किसी का घर, समझो किसी घर में से कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है बहुत सालों से, तो वो क्या करेगा? 20-25 साल के बाद खुद के बेटे को या किसी फैमिली मेम्बर को खड़ा करेगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव। फिर क्या होगा? फिर मतलब ऐसा सालों साल से उसी के पास ही वो पावर रहेगी। ओके, तो लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स। उससे क्या होता है? एक फैमिली मोनोपोली क्रिएट हो जाता है पॉलिटिक्स में। ओके, और जब भी आपको एक डू यू नो मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब भी फर्स्ट टाइम हमने इलेक्शन कंडक्ट किया हमारे इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हमारे इलेक्शन कमीशन के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो क्या था? हमारे जब भी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे सिटीजन्स थे वो इतने पढ़े एजुकेटेड नहीं थे, दे वर मोस्ट ऑफ द पीपल वर इलिटरेट। तो एक स्पेशल प्रोसीजर को लाना पड़ा। तो उसमें 20 लाख स्टील बॉक्सेस वर मेड फॉर वोटिंग पर्पस। उसके ऊपर क्या करना पड़ा?
उसमें एक सबके ऊपर एक ऐसे सिम्बॉल्स बनाने पड़े, ओके। तो उसके ऊपर क्या किया गया, तो ब्लैंक बैलेट पेपर्स डालने को बोला गया कि बाबा जिस पार्टी को तुम सपोर्ट करते हो तुम उसमें उस निशानी का ब्लैंक बैलेट पेपर डालो, फिर हमको मालूम पड़ेगा कि तुम किस पार्टी को वोट दे रहे हो करके, ओके। इस द्वारा इलेक्शन कंडक्ट किया गया। दिस सिस्टम एंश्योर दैट इवन द इलिटरेट पीपल कुड वोट एंड हैव देयर ओपिनियन regarding which candidate should represent in their particular constituency, okay. ओके, नाउ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, मतलब जो इलेक्शंस होते हैं या उसका जो प्रोसेस है उसमें हमको क्या रिफॉर्म्स चाहिए आगे, क्योंकि है इलेक्शन एक प्रोसेस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ऐसे ही अच्छा चलता रहे, ओके। बिकॉज हमारा जो डेमोक्रेसी है, द फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन दिस प्रोसेस. The electoral process become reliable if the elections process gets improved, okay. तो ऐसे कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं, ओके। तो उसमें से उन्होंने क्या हमको रिफॉर्म सजेस्ट किए कि इस प्रोसेस में वुमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए पॉलिटिक्स में. तो पॉलिटिकल पार्टी ने 50% जो अपना कैंडिडेट का जो भी होता है उसको उसमें 50% जो रिजर्वेशन है वुमेंस को देना चाहिए, ओके. एंड ट्राई टू एंश्योर कि वुमेंस जीत के आए, ओके. है एक पहला सबसे उन्होंने मेजर्स हमको सजेस्ट किया है. दूसरा, जो भी कैंडिडेट होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से खड़े होते हैं या इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ओके. दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स इन दिस रिस्पेक्ट, ओके. सेकेंड वन हो गया. तो गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस to ensure that political parties will not make misuse of monies and mismanagement of money during the election can be stopped. मतलब जो भी इलेक्शन के दौरान जो भी पैसे का जो गैर वापर होता है, मतलब कि कैंडिडेट को वोट देने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं कि बाबा तुम मुझे ही वोट दो, मैं तुमको 5,000 10,000 जो भी मतलब कुछ भी दिया जाता है वो रोकना चाहिए, ओके. ऐसा एक और एक सजेशन है. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट शुड बी अमेंडेड सो दैट द कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड वुड नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. ऐसा और मेजर इसमें एक इम्पॉर्टेंट मेजर को ऐड किया गया है, ओके. तो जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम, मतलब पहला आपको मैंने बताया कि पहले हम लोग इस बैलेट बॉक्सेस को यूज़ करते थे, अभी हम क्या यूज़ करते हैं, इस ईवीएम मशीन को. जो हमारा इलेक्शन हुआ हमारे देश में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इलेक्शन में हम लोगों ने क्या यूज़ किया, दैट द बैलेट बॉक्सेस जो हमको आपको मैंने बताया. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ शेपिंग ऑफ डेमोक्रेसी टू इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स. हम लोग तो स्टार्टिंग में तो बैलेट बॉक्सेस ही यूज़ करते थे, फिर इस ईवीएम का जो हम लोग ने यूज़ है उसको 1990 से चालू किया, ओके. इससे क्या हो गया, मतलब हम लोग का जो वोटिंग प्रोसेस है थोड़ा सा इजी हो गया, मतलब हम लोग वोटिंग प्रॉपर कर सकते हैं. फिर इसका जो भी काउंटिंग का जो भी रिज़ल्ट है उसमें टाइम कम लग जाता है. फिर जो भी दिव्यांग है, मतलब जो डिसेबल पर्सन है, उनको ज़रा इजी हो गया टू वोट. इससे क्या हो गया, एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन हो रहा है. वो कैसे, बिकॉज हम लोग इसके पहले बहुत पेपर का यूज़ करते थे एट द टाइम ऑफ बैलेट बॉक्सेस. तो इससे क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर द पेपर्स हैज़ बीन रिड्यूस सो वी कैन प्रोटेक्ट द आवर एनवायरनमेंट, ओके. ये सब फ़ायदे हैं उसके. तो उसके बाद अभी समझो कि 3 टाइप के इलेक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शंस. जनरल इलेक्शन मतलब जो भी हमारे यहाँ पे मतलब लोकसभा, विधानसभा उसके इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल के बाद होते हैं, उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन, ओके. जो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन मतलब क्या, एक समझो सरकार अपना मेजोरिटी मतलब उनका 5 साल का टर्म है, वो 5 साल टर्म पूरा होने के पहले ही समझो अपना सरकार ने अपना मेजोरिटी लूज़ कर दिया, तो क्या होगा, बीच में ही वो सब कैंसिल हो जाएगा और नया इलेक्शन के लिए उनको सामने जाना पड़ेगा. या समझो एक जो गवर्नमेंट है किसी के मदद से सरकार बनाया है, तो समझो इसने अपना सपोर्ट निकाल दिया, तो
इस पर्सन का मतलब इस पार्टी का क्या होगा, सरकार नहीं रहेगा, तभी भी फिर से इलेक्शंस लेने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं जो बीच में से इलेक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। अभी बाई इलेक्शंस मतलब क्या, बाई इलेक्शन मतलब समझो एक कैंडिडेट जो है जीतने के बाद लोकसभा में का हो, विधानसभा का हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हो, उसने समझो रिज़ाइन कर दिया और और समझो कि उसने उसकी डेथ हो गई तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। तो उस दौरान जो इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है उस इलेक्शन को बोलते हैं बाई इलेक्शंस। ओके, यहाँ तक क्लियर है? डू यू नो में एक इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया कभी 8 अक्टूबर 2010 को। हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसेस और अच्छी तरीके से होने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी आने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, एक वीवीपैट का इंट्रोडक्शन किया ईवीएम मशीन में। ओके, वीवीपैट मीन्स वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ओके, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको सपोर्ट दिया। इसमें क्या होता है, आप जब भी कभी ईवीएम मशीन में आप वोट डालोगे आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो आप जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालोगे तो वोट डालने के बाद आपको वहाँ पे डिस्प्ले में दिखाई देगा वीवीपैट में कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। ओके, तो उससे क्या होगा, जो भी आप माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं हम लोग को सुनाई दे रहे वो रुक जाएंगे। ओके, नाउ हमने इस चैप्टर में पढ़ा इलेक्टोरल का प्रोसेस हर एक एंगल से। जो भी मेजर्स उन्होंने सजेस्ट किए वो भी देखे हमने, क्या मेजर्स और लाने चाहिए। ओके, फिर हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़। जो हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और इलेक्शन को आगे जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आपको समझो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, यदि आपका कुछ भी इशू होगा या आपको कुछ समझा नहीं होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।